हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैंसर कीमोथेरेपी के बारे में। यानी कैंसर के सेल्स को मारने के लिए जो केमिकल्स या दवाइयाँ दी जाती है, उस बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह की मेडिसिन होती है, किन पेशेंट्स को दी जाती है, इनके क्या यूजेस अब्यूजेस हैं, किस तरह के पेशेंट्स में इसको किस स्टेज पे देने से फ़ायदा होता है, क्या इससे बीमारी क्योर होती है या नहीं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, कितने तरह की कीमोथेरेपी है, क्यों इसको साइकिल्स में देते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। देखिए, कैंसर कीमोथेरेपी बेसिकली जो केमिकल्स हम कैंसर सेल्स को मारने के लिए यूज़ करते हैं या कैंसर सेल्स को कंट्रोल करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि हेल्दी सेल्स या सेल्स शरीर के जो नॉर्मल वाले उनको डैमेज या नुकसान ना हो, उस थेरेपी को कीमोथेरेपी बोलते हैं। ये 100% श्योर शॉट थेरेपी नहीं होती है और ज़्यादातर ये बीमारी को कंट्रोल ही कर पाती है। बहुत हार्डली 10-15% केसेस में और कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स में ही ये बीमारी को क्योर कर सकती है या लंबे समय तक रेमिशन में, यानी कि काफ़ी हद तक मैनेज और मेंटेन कर सकती है। लंबे समय तक ये बहुत कम केसेस में ही होता है। ज़्यादातर केस में ये बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाती है या कुछ हद तक व्यक्ति की जीवन को बढ़ा पाती है। कंप्लीट क्योर दे पाना हर केस में पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए कैंसर कीमोथेरेपी के बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक मेडिसिन होती हैं, ज़्यादातर के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट पेशेंट कई तो ऐसे होते हैं जो कैंसर से कम और कीमोथेरेपी से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इसलिए कई बार लोग बंद कर देते हैं। कई बार लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे चले जाते हैं, अलग अलग तरह की थेरेपीज़ ट्राई करते हैं, क्योंकि इतने टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स वो झेल नहीं पाते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक और साइड इफ़ेक्ट वाली मेडिसिन्स हैं और 100% सक्सेसफुल मेडिसिन्स भी नहीं हैं। इसलिए कीमोथेरेपी की वजह से काफ़ी लोग डरते हैं, काफ़ी लोग लेना नहीं चाहते, और जब लिया जाता है तो ये कई तरह से पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट करता है। कुछ लोगों की जान डेफिनेटली बचा सकता है, इसलिए इसको देना तो ज़रूरी है, लेकिन सबके इसके प्रोज एंड कॉन्स और क्या सक्सेस रेशियो है, कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, ये थोड़ा समझ के इसको यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक तरह से दो धारी तलवार जैसी है, जिसमें दोनों तरफ ही खतरा है। इसमें फ़ायदा हुआ तो 100% फ़ायदा होगा इसका भी गारंटी नहीं है, और कई बार नुकसान इतना ज़्यादा हो जाता है कीमोथेरेपी रिलेटेड कि उसे भी झेल पाना मुश्किल है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेडिसिन का स्ट्रीम है। आज हम बात करेंगे टॉपिक्स पर कि इसमें कौन कौन से टाइप्स की होती हैं और इसको एडमिनिस्टर किस तरह से किया जाता है। बेसिकली ये कई तरह की होती है। पहला है जैसे अल्काइलेटिक एजेंट्स, जो कैंसर सेल्स के डीएनए लेवल पर इफेक्ट करती है और उनको डिवाइड करने नहीं देती है, उनको मल्टीप्लाई करने नहीं देती है कैंसर सेल्स को। हम सब जानते हैं कैंसर सेल्स काम इस तरह से करते हैं कि वो नंबर जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को नेगेटिव इफेक्ट करते हैं और डेथ कर देते हैं या व्यक्ति की पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो ये जो मेडिसिन है अल्काइलेटिंग एजेंट्स, वो सेल्स को मल्टीप्लाई होने नहीं देती जेनेटिक या डीएनए लेवल पर काम करके। इसमें साइक्लोफॉस्फामाइड, सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन ये कॉमन मेडिसिन है। इसके अलावा एंटी मेटाबोलाइट्स आते हैं जो कैंसर सेल्स के डीएनए और आरएनए लेवल पर जो मेटाबोलाइट्स कैंसर सेल्स यूज करते हैं उस लेवल पर इफेक्ट करते हैं। इसमें मिथोट्रेक्सेट, 5-फ्लोरोयूरासिल और जेमसिटाबिन इस तरह की मेडिसिन आती हैं। इसके अलावा एंथ्रासाइक्लिन्स आती है जो कैंसर सेल्स के डीएनए पर इफेक्ट करती है और सेल्स के रेप्लिकेशन को इफेक्ट करती है। इसमें डॉक्सोरूबिसिन, डुआनोरूबिसिन और एपिरूबिसिन ये मेडिसिन आती है। इसके अलावा आते हैं टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स। ये बेसिकली कैंसर सेल्स को डिवाइड और रेप्लिकेट करने नहीं देते, जो कि एंजाइम लेवल पर काम करते हैं। इसमें एटोपोसाइड, एरिनोटिकैन, टोपोटिकैन इस तरह की मेडिसिन आती हैं। इसके अलावा माइटोटिक इनहिबिटर्स आती है जो कैंसर सेल्स के डिवीजन के प्रोसेस को अफेक्ट करती है। इसमें पैक्लिटेक्सेल, डोसीटैक्सेल और विनब्लास्टिन इस तरह की मेडिसिन आती है। और इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी काफ़ी केस में यूज़ होता है, जो कि इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है और इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है। इसमें प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन ये कॉमन मेडिसिन है, जो कि ये इसीलिए एंटी कैंसर मेडिसिन नहीं है, एक तरह से इम्यूनिटी सप्रेस करती है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को सब्साइड करती है, जिसकी वजह से कैंसर की रिलेटेड साइड इफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक मैनेज या कंट्रोल कर सकते हैं। कैंसर की जो थेरेपी दी जाती है ज़्यादातर वो इंजेक्टेबल थेरेपी होती है, जो कि सलाइन के साथ या बॉटल के साथ चढ़ाई जाती है। इसको अलग अलग साइकिल्स में दिया जाता है। ऑन एन एवरेज कोई भी साइकिल 5-7 दिन की साइकिल होती है। उसके बाद अलग अलग पेशेंट के केस में 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 1 महीने का रेस्ट पीरियड रहता है। ये रेस्ट पीरियड इसलिए दिया जाता है ताकि उस फेज़ में बॉडी जो कैंसर के जो मेडिसिन है उसके साइड इफेक्ट और उसके जो प्रॉब्लम्स मेडिसिन रिलेटेड अगर कुछ हुआ है तो उससे रिकवर कर सके। एक तरह से बॉडी को रेस्ट पीरियड दिया जाता है। उसके बाद फिर अगली साइकिल्स की जाती है। अलग अलग
कैंसर के पेशेंट्स में अलग अलग साइकिल का पैटर्न रहता है, जो कि आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कितनी साइकिल्स दी जाएंगी, और उसके बाद हर साइकिल के बाद या हर 2-3 साइकिल्स के बाद असेस किया जाता है कि पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे। इसमें सिंपल ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, किडनी या लिवर का टेस्ट किया जाएगा। हार्ट को भी कई बार कैंसर की मेडिसिन इफेक्ट करती हैं और हार्ट को भी वीक कर सकती है कुछ कुछ केसेस में, तो हार्ट का पंप फंक्शन भी चेक किया जाता है। और इसके अलावा कैंसर पर कैसा इफेक्ट हो रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, घट रहा है, कंट्रोल हो रहा है, नहीं हो रहा, रेप्लिकेशन कितना फास्ट है, रेमिशन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसके पैरामीटर्स को भी असेस किया जाता है कि कैंसर पर दवाइयों के माध्यम से कितना कंट्रोल किया जा पा रहा है, नहीं तो फिर स्ट्रैटेजी को कई बार चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये साइकिल्स में देने का पर्पज़ ये है क्योंकि लंबे समय तक एक बार में सारी मेडिसिन को डेली बेसिस पर अगर दे दिया जाए तो पेशेंट साइड इफेक्ट्स को उतना टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको डिवाइडेड साइकिल्स में देते हैं और हर साइकिल के बाद पेशेंट को, बॉडी को टाइम दिया जाता है ये देखने के लिए कि साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे और बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है। इंजेक्टेबल एंटी कैंसर ड्रग्स के अलावा कुछ ओरल टैबलेट्स भी आती हैं, कैप्सूल्स भी आते हैं, कुछ इंजेक्शन या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो स्किन में दिए जाते हैं वैसे इंजेक्शंस भी आते हैं, और कुछ कैंसर्स के लिए जो खासकर स्किन के कैंसर्स है उसके टॉपिकल क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स भी आती हैं जो भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग कैंसर्स के लिए या इंटरनल कैंसर्स के लिए इंजेक्टेबल्स ही यूज़ करते हैं, कुछ कुछ स्किन कैंसर्स वगैरह के लिए क्रीम्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर साइकिल जो इसमें होते हैं हर 2-4 हफ्ते के बाद रिपीट किया जाता है और ऑन एन एवरेज हर साइकिल जो है 4-5 दिन या 7 दिन तक कंटिन्यू करता है। एंटी कैंसर ड्रग से साइड इफेक्ट्स पर और उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, अब उस बारे में बात करेंगे। सबसे कॉमन एंटी कैंसर सेल्स का साइड इफेक्ट क्या है कि इससे उल्टी बहुत होती है या उल्टी जैसा लगता रहता है, दिन भर वॉमिट जैसा लगता रहता है। ये सबसे बुरा साइड इफेक्ट है कैंसर के मेडिसिन का, क्योंकि ये पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होता है और कई बार किसी भी मेडिसिन देने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो पाता। ये सबसे बुरा साइड इफेक्ट है क्योंकि ये दवाई बॉडी के इमेटिक सेंटर्स को एक्टिवेट करती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉमिट का सेंसेशन होता है। ये कैंसर सेल्स का या मेडिसिन का सबसे बुरा और डेंजरस और सबसे डरावना साइड इफेक्ट है जो पेशेंट को परेशान करता है, दिन भर परेशान करता है। इसके अलावा पेशेंट को कई बार बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या सुस्ती भी लगती है जिसकी वजह से वो दिन भर रेस्ट लेना चाहता है और चलना फिरना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, इतना वीकनेस लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है बालों का झड़ना, जो कि कैंसर मेडिसिन का बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट है और बड़ा खराब दिखने वाला साइड इफेक्ट है। इनफैक्ट बहुत सारे कैंसर पेशेंट जो कीमोथेरेपी जिनको ले रहे हैं उनको आप पहचानते हैं इस तरह से कि उनके ज़्यादातर बाल झड़ जाते हैं। ऐसा होने का कारण ये है कि बॉडी के जो भी फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, जल्दी जल्दी जो मल्टीप्लाई करते हैं, उन सेल्स पे ये केमिकल्स ऐड करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो बालों और नाखून के सेल्स भी कई बार बॉडी के बाकी सेल्स के कंपैरिजन में जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट करने वाली मेडिसिन है या जो एंटी कैंसर मेडिसिन है वो बालों पर भी जाके इफेक्ट करती है। बालों के सेल्स जो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं उनका भी मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है, इसलिए बालों झड़ना चालू हो जाते हैं। बालों जितनी स्पीड से बढ़ना चाहिए वो बढ़ना बंद हो जाता है। पहले के जो बाल हैं वो भी डैमेज कई बार हो जाते हैं। तो हेयर लॉस जो एंटी कैंसर ड्रग से होता है वो कुछ केस में टेम्पररी, कुछ केस में परमानेंट भी हो सकता है, पर ये एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है एंटी कैंसर मेडिसिन का। इसके अलावा काफ़ी पेशेंट्स को मुंह में छाले भी हो जाते हैं, ओरल अल्सर्स हो जाते हैं। इम्यूनिटी को बॉडी के सप्रेस करते हैं, इसलिए इम्यूनिटी कम हो जाती है तो बार बार इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इनफैक्ट कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स की मृत्यु का कारण ये इन्फेक्शंस ही बनते हैं। इसके अलावा हाथ पाँव में झुंझुनी या न्यूरोपैथिक सिम्टम्स होते हैं, हाथ पाँव में दर्द होना, कंपन होना, झुंझुनी होना, पैरास्थीसियाज होना, ये सिम्टम्स होते हैं। ब्लीडिंग का रिस्क भी कुछ कुछ केसेस में बढ़ जाता है। हार्ट को कुछ कुछ केसेस में कमज़ोर कर देते हैं, वीक कर देते हैं। लिवर और किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं अलग अलग केसेस में। वो हर स्पेसिफिक मेडिसिन के साथ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स होता है। इन साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो ये है कि नॉजिया, वॉमिटिंग या साइड इफेक्ट जो है उसको कंट्रोल करने की मेडिसिन ले सकते हैं। प्रॉपर रेस्ट लें और प्रॉपर हाई प्रोटीन या बैलेंस डाइट लें जिससे बॉडी की एनर्जी भी इंप्रूव हो, बॉडी की ताकत भी इंप्रूव हो। कोई भी तरह के इन्फेक्शन से बॉडी को बचाएं क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है तो तरह तरह के इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। हेल्दी और बैलेंस डाइट ले, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करें, जितना भी पॉसिबल हो उतना थोड़ा बहुत एटलीस्ट वॉकिंग वगैरह करें, एक्सरसाइज करें, बॉडी को फिट रखने का प्रयास करें। मुंह में इन्फेक्शन नहीं हो जाए या मुंह में अल्सर्स नहीं हो जाए इसके लिए माउथ वॉशेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं या मुंह के मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सन में जाने में या धूप में जाने में कई बार फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है तो उससे बचने के लिए सनस्क्रीन्स वगैरह लगा सकते हैं और प्रोटेक्टिव कपड़े पहन सकते हैं जिससे आपको कंपैरेटिवली धूप वगैरह के साइड इफेक्ट्स कम हो। और उसके अलावा अगर कोई भी साइड इफेक्ट आपको हो रहा है तो आपको आपके मेडिसिन लिखने वाले या देने वाले डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। और अगर सिग्निफिकेंट कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो मेडिसिन का डोज को कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है और सारे पैरामीटर्स को वो टेस्ट करके भी देखें कि इंटरनल कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो
नहीं हो रही है। तो आज के टॉपिक में हमने कैंसर से रिलेटेड डिस्कशन किया, कैंसर की कीमोथेरेपी क्या होती है, कितने टाइप की होती है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स और किस तरह के पैटर्न होते हैं, इस बारे में बात की। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। चैनल पे बहुत डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करें जिसमें सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। इसको आप हेल्थ टिप्स की तरह सोशल मीडिया ग्रुप्स, फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं।